हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं वीपी गुप्ता। आज आप लोगों के सामने एक जबरदस्त सेशन होने वाला। आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रैपिड फायर सेशन। रैपिड फायर सेशन में आपका ये होने वाला है कि इसमें आपका बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित आपका यहाँ पर क्वेश्चंस होने वाला। आज हम लोग यहाँ पर रैपिड फायर सेशन का सबसे पहला क्लास होने वाला है और सबसे पहला क्लास आपका होने वाला मॉक टेस्ट। आपको इसमें ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी होता है कि बहुत सारे कंसेप्ट पता है, सारे कंसेप्ट पता है, लेकिन अगर एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में सारे प्रश्न उसको मालूम है फिर भी समय के अंदर हो नहीं पाता। तो इसका मुख्य एक ही कारण है, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाइए। उससे आपका क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपका स्पीड भी बढ़ेगा। और कोशिश कीजिए कि अपने जो है सो टाइम बाउंडेशन में आप मॉक लगाने की कोशिश कीजिए। तो आज हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले, ये आपको प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक रविवार को एक एक मॉक यहां पर मिलने वाला है। आपको मैं यहां पे बता दूं, सोमवार से लेके शुक्रवार तक हम लोग चैप्टर वाइज यहां पर पढ़ेंगे। उसके बाद शनिवार और रविवार जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन का एक मॉक में लेके आऊंगा। शनिवार को भी लेके आऊंगा और रविवार को लेके आऊंगा। तो यह आपका होगा क्या कि रविवार आज सबसे पहला मॉक आपके सामने यहां पर हम जो है सो करवाने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है वैसे वैसे प्रश्न हम यहां पर लेके आएंगे। और इवन की एग्जाम का जो लेवल जो रहेगा ना, उससे एक लेवल ऊपर का हमारा यहां पर क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसको इसमें से 20 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा, 20 क्वेश्चन में से अगर 15, 16 या 17 क्वेश्चन आप बना लिए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी है। 20 में से 16 से ऊपर क्वेश्चन अगर आप बना लिए तो ये फाइनल है कि एग्जाम में आप 100% रिजल्ट जो लेके आओगे। अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 25 में 25 बना के लाओगे। कब? जब इस सेशन को रेगुलर अटेंड करोगे। ये हमारा सेशन प्रत्येक शनिवार और रविवार को रहने वाला है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये सेशन प्रत्येक शनिवार और रविवार को रहने वाला है और उस दिन हम जो है सो मॉक यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर सेशन। रैपिड फायर सेशन में आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न जितने आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उस पर आधारित, और उसके बाद खुद से आपको एग्जाम को देखते हुए उस पर आधारित मैं खुद से क्वेश्चन जैसे बना के आपके सामने लेके आऊंगा। तो आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे हमारे साथ रिजल्ट आप लोग बताइएगा कि इसका आप जो है 20 में से कितने क्वेश्चन आप किए, 20 में से कितने प्रश्न आप किए हैं। इसका हमें रिजल्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और हमें बताइएगा कि सर मेरा इतना सही हुआ। उसके बाद 8, 10, 20, 25 इस प्रकार से मॉक हो जाएगा। उस दिन आप हमको बताइएगा कि रिजल्ट में कितना इंप्रूव हुआ है। अभी तो हम ये आप लोगों के सामने इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला आपका आज होने वाला सेशन रैपिड फायर सेशन, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आपका यहां गुप्ता मैथ सर्कल, मैथ्स बाय वीपी गुप्ता। आप लोगों को पता है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ सर्कल पे पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। और यहां पे मॉक टेस्ट नंबर 1 जो आज मतलब रविवार है आज अपलोड होगी। तो आप उसके बाद यहां पर रैपिड फायर सेशन, ये आपका इस प्रकार से रैपिड यानी आग की तरह ये सेशन आपके जीवन में तूफान जो लाएगा। तो इस सेशन को आप रेगुलर अटेंड कीजिएगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं देखते हैं कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है। तो आते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, नहीं आ रहा? बिल्कुल अभी आ जाएगा। अब आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपका क्या है, अभी अभी CHSL जो एग्जाम हुआ उसका प्रश्न है।
2020 में जो CHSL का एग्जाम हुआ है उसका प्रश्न है, और इसमें यह कह रहा है कि अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपया में बेची। अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपया में बेची तो इस सौदे में उसे हानि हुई। अब उसके बाद करा, यदि उसने 8750 रुपया में बेचा होता तो उसे हानि की राशि का 3/4 के बराबर लाभ होता। अब यहां पर यह है कि एक ही वस्तु है, उसको दो बार बेच रहा है। एक बार तो रियल में उसने बेचा तो उसको हानि हुई, अब की बार वो माइंड में सोच रहा है कि अगर मैं 8750 रुपया में बेचता तो मुझे लाभ होता। कितना लाभ होता? जितना अभी हानि हुई है उसका 3/4 लाभ होता। बस हो गया, सिंपल सा फंडा अब बन गया। इसका 2 अप्रोच में आपके सामने बताने वाला हूं। तो यहां पर आपका क्या है कि तो इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि हानि का 3/4 लाभ है कि नहीं है? हानि का 3/4 लाभ है, तो यहां पर ये मैं लिखूंगा हानि का 3/4 किसके बराबर है? तो आप कहोगे सर लाभ के बराबर है। दिया हुआ है यहां पे कि हुई हानि की राशि का 3/4, हानि की जो राशि है उसका 3/4 लाभ के बराबर। अब हमें बताओ हानि किसके बराबर होता है? अब हानि किसके बराबर होता है? तो आपका उत्तर आएगा, हानि आपका होता है सर, अगर आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो हानि होगी। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाओगे तो हानि होगी, इसका 3/4। अब मुझे बताओ लाभ कितना होता है? लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? तो लाभ आपका होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाओगे, बात खत्म। अब ये बताओ हानि किस कंडीशन में होता है? जब 7,000 रुपया में बेचा जाता है, इसका मतलब ये है कि 7,000 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो यहां लिख रहा हूं CP माइनस सेलिंग प्राइस कितना? 7,000 रुपया। अब इसका यहां पर 3/4 आपको यहां पे दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब उसके बाद अब लाभ किस कंडीशन में हो रहा है? जब 8750 में बेचा जाता है, तो 8750 माइनस CP हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा 3/4 CP माइनस 4 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 से, अगर मैं इसको जो है सो यहाँ पे काट दूँ तो कितना हो जाएगा? ये 4 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 1750 इंटू में 3 इज इक्वल टू 8750 माइनस CP हो गया। ये माइनस CP इधर आपका आएगा तो कितना हो जाएगा? CP प्लस 3/4 CP, और ये 8750 और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 17 या 51 यानी 5250। कितना हो जाएगा आपका? ये उधर आएगा तो इसका मल्टीप्लाई 5250। अब यहां पर हम देखते हैं कितना हो जाएगा? 7 और ये 4 3 यानी 7 CP/4, 7 CP/4, 8 5 कितना? 13, ये 14,000 हो गया। कितना हो गया? 14,000 आपका हो गया। तो ये 7 से कटेगा यानी 2,000। तो यहां से CP इक्वल टू कितना निकल के आ गया? आपका 8,000 रुपया निकल के आ गया। यहां से CP आपका 8,000 रुपया जो है सो निकल के आ गया। अब पूछ रहा है 10% लाभ पर इसे बेचना है, कितने बेचना होगा? तो यहां पर हमें जो है सो रिक्वायर्ड उत्तर कितना में? 10% के लाभ पर बेचना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 8,000 रुपये, 10% का लाभ मतलब 110/100। अब करोगे तो कितना उत्तर आ जाएगा? 8800 आपका उत्तर आ जाएगा। 8800 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको आता है कि सर मैं एग्जाम में इतना मुझे करना पड़ेगा क्या? मुझे एग्जाम हॉल में इतना काम करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। देखो आप किसका शॉर्टकट अप्रोच क्या है।
अब आपको यहां पर एक कंसेप्ट को याद रखना है, एक कंसेप्ट को याद रखना है। जब किसी वस्तु को दो बार बेचा जाता है, एक बार रियल में और एक बार कल्पनाओं में, जब किसी वस्तु को दो बार बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, किसका? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो यहां पर हम लिख रहे हैं डिफरेंस ऑफ एसपी। जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वह लाभ प्लस हानि के योगफल के बराबर होता है। जब किसी एक वस्तु को दो बार बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है लाभ और हानि के योगफल के बराबर होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना कितना है? तो सेलिंग प्राइस आपका 8750 है। कितना है? आपका 8750 है और उसके बाद आपका 7000 है। इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? लाभ प्लस हानि के योगफल के बराबर होगा। अब ये 1750 जो आपका निकल के आ गया, यह लाभ और हानि के योगफल के बराबर होगा। ये प्रॉफिट प्लस लॉस। अब यहां पर ये कहा है कि जो यहां पे पहला कंडीशन में लॉस, दूसरा प्रॉफिट, तो जो लॉस हो रहा है उस लॉस का 3/4 प्रॉफिट है। अगर लॉस आपका 1 है तो इसका 3/4 प्रॉफिट है। तो लॉस आपका 4 का, प्रॉफिट आपका 3 का। बात हो गया। लॉस आपका 4 का, प्रॉफिट आपका 3 का। जो दोनों को जोड़ोगे 7 यूनिट, और ये 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये 7 यूनिट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 1750 रुपए को। ये 7 यूनिट लॉस और प्रॉफिट का योगफल ही तो है, और लॉस और प्रॉफिट का योगफल 1750। तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1750 को। कितना? 1750 को। तो इंटू ये 7 का 20 गुना है, तो आपको हो गया सर बिल्कुल 20 गुना। तो लॉस कितने का होगा? इंटू आपका कितना? और ये 25 गुना है इसका। अरे बोलो हाँ या ना, है ना? इसका 25, तो यानी 25 सत्ते 175, यानी 250 इसका गुना हो जाएगा। तो ये आपका 250 गुना हो जाएगा। अरे बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? 250 गुना होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे यस सर। तो 25 और ये आपका 1000, तो यानी लॉस कितने का हुआ? 1000 का लॉस हुआ। 1000 का लॉस हुआ, तो यानी कितने में बेचने पे लॉस हुआ? तो 7000 में बेचने पे लॉस हो रहा है। तो यानी उसका, हाँ, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? तो उसका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना? 7000 प्लस 1000, यानी 8000 उसका कॉस्ट प्राइस था, है ना? या आप 8750 में बेचने पे ये 3 यूनिट का मान 750 हो जाएगा, यानी 750 का लाभ हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 8750 में 750 माइनस करोगे 8000 हो जाएगा। तो ये 8000 आपका हो गया क्या? कॉस्ट प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालना है कब? जब 10% का लाभ हो। तो 8000 का वस्तु पे 10% का लाभ 110 में बेचेगा, तो ये से ये कटेगा और ये से ये कितना? 8800 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8800 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप आंखों ही आंखों में इस बात को कर पाओगे। मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? यहां तक किसी को कोई परेशानी हुई है? मुझे बताओ नहीं ना? यहां तक किसी को कोई परेशानी हुई है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं ना? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। दूसरा आपके ये स्क्रीन पे अच्छे से नजर आ रहा होगा। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग जो है आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये सारे के सारे अभी प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए सारे प्रश्न हम आपके सामने लेके आया हूं। ये आपका एसएससी सीपीओ 2019 अभी जो एग्जाम हुआ उसका। तो इसमें क्या है कि इसमें रहा ए ने 2 वर्षों के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ए ने 2 वर्षों के लिए, यानी टाइम 2 वर्ष
और रेट कितना हो गया 8%। कौन सा इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 दूना 16% हो गया। अब उसके बाद यहां पर जैसे और 1,91,864 रुपए के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। तो अगर वह ऋण जो है सो लिया तो चुकाएगा तो वह जो है सो देगा क्या क्या? तो पहला मूलधन देगा और उसके बाद ब्याज उसका देगा। तो मूलधन 100%, ब्याज आपका कितना? 16%। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? 116%, जो किसके बराबर है? तो यहां पर आपका 1,91,864 1,91,864 के बराबर है। इतना रुपया उसने चुकाया। तो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर यहां पर आपसे बात करूं कि जो है सो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान, तो यहां पर उत्तर आ जाएगा आप लोग मुझे। तो इसमें आप जो है 1,91,864 में 116 से भाग लगाओगे तो कितना? हाँ, तो कितना आपका? हाँ, तो यहां पर आएगा, यहां पर आपका 1654 आ जाएगा। आप लोग इसको भाग तो लगा सकते हो बिल्कुल। तो हमसे पूछा है कितनी रुपए राशि उधार ली थी, तो पी आपका कितना होता है? 100%। तो 100%, 1% का मान 1654 है, तो 100% का मान 00 बैठा दो। तो उसने 1,65,400 रुपया की राशि उधार ली थी। ऑप्शन जो है सो नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। कुछ भी जो है सो नहीं था, यहां पर रेट था, टाइम था, अमाउंट था और मूलधन पूछा था। निकाल लेते, कितनी आसानी से आप लोग निकाल लोगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा। आइए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बोलोगे यस सर बिल्कुल नजर आ रहा है। हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं आज मॉक टेस्ट, रैपिड फायर सेशन आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं। रैपिड फायर सेशन में आपका क्या क्या होने वाला? मॉक टेस्ट करने वाला, जो प्रत्येक शनिवार और रविवार को आपको मिलने वाला। तो हम इसको रविवार से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है ना। इसमें आपको जांचना है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। अगर उतना स्कोर आ रहा है, उसके बाद 8, 10, 20 इस प्रकार से मॉक हो जाएगा। उसके बाद आप देखना आपका स्कोर कितना आएगा, है ना। यानी धीरे 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 करके हम अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर यह कह रहा है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत 40% बढ़ा देता है। तो हमें बताओ वह जो कीमत 40% बढ़ाएगा, किस पर बढ़ाएगा? जितना में खरीद के लाएगा उससे 40% बढ़ाएगा। तो दुकानदार जितना में खरीद के लाया वह उसका सीपी होता है। तो यहां पर हम लोग जो है देखते हैं, उसका सीपी मान लेते हैं कितना? 100 यूनिट मान लिया। अब इससे 40% बढ़ा के उस पे अंकित किया। तो जो बढ़ा के जो अंकित करते हैं, अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइस या एमपी। किससे? इसका 40%, 100 का 40%, 40 बढ़ा के लिखेगा 140। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब उस अंकित कीमत पर 25% का छूट देता है। अब हमें बताओ 25% का छूट किस पर देगा? जो अंकित कीमत है 140। अब निकालोगे 140 का 25% कितना? तो 140 का 1/4, 1/4 कितना? तो 35 यानी 35। तो इसमें 35 का छूट देगा तो बेचेगा कितना में मेरे दोस्त? 105 यूनिट में बेचेगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद कह रहा है कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह आपका 2100 रुपया है। तो यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, यानी 105 का मान दे रखा है 2100 रुपया। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? 105 का जो मान दे रखा है 2100 रुपया। तो मुझे बताओ 105 का कितना गुना है? तो आप बोलोगे सर 20 गुना है।
20 गुना है, इतना चीज यहां पे दिया हुआ था। तो आप पूछा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो कितना 100 यूनिट। 100 यूनिट का 20 गुना कितना 2000 रुपया। आपका उत्तर कितना उत्तर आ जाएगा 2000 रुपया, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट दिख रहे हैं। बिल्कुल आसान था, कुछ भी था इसमें, कुछ नहीं था। उसने 40% अधिक अंकित किया, तो 100 में खरीद के लाया 40%, 100 का 40%, 40 140 मार्कअप किया। अब इस पर 25% का छूट, तो 140 का 25% कितना 35। 140 में 35 का छूट 105 में बेचेगा। अगर 105 में बेच रहा है तो यहां पर दे रखा है विक्रय मूल्य रियल में 2100 रुपया, लेकिन यह यूनिट में 105 है। यह 105 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2100 रुपया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताओ कितना गुना है, तो 20 गुना है। 105 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2100। तो यहां पे हमसे पूछा है क्रय मूल्य पूछा है, तो यानी 100 में 20 से मल्टीप्लाई करोगे 2000, यही हमारे इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो बताओ यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करें? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। क्या है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ दे और 50 लड़कियां स्कूल में दाखिला ले ले, तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। सिंपल फंडा इसका भी आप बेसिक अप्रोच एक्स मान के भी कर सकते हो, और दूसरा इसका क्रॉस प्रोडक्ट यानी बिल्कुल आसान अप्रोच से भी इसका कर सकते हो। तो इसमें क्या है, इसका जो है सो बेसिक अप्रोच यहां देखिए, ये रहा लड़का और ये रहा लड़की, बॉय और गर्ल किस अनुपात में है, तो 5:3 के अनुपात में। हो गया, बात खत्म। तो यानी लड़का कितना है 5x, यानी अगर नंबर में बदलू तो x, ये x। तो लड़का कितना है, लड़का यहां पर 5x है। लड़की कितनी है, लड़की यहां पे 3x है। हो गया। अब यहां पर ये कहा है कि यदि 50 लड़के छोड़ दे, तो यानी लड़का 50 छोड़ दिया, तथा 50 लड़की उसमें शामिल हो जाए, 50 लड़की शामिल हो गया, तो यह अनुपात 9:7 हो जाता है। यह अनुपात 9:7 हो जाता है। तो हमसे यहां पर पूछा है मेरे भाई लड़कों की संख्या, तो इसको सॉल्व करोगे तो x का मान 100 आएगा। इसको सॉल्व करने पर x का मान कितना आएगा मेरे भाई 100 आएगा। अब हमसे पूछा लड़कों की संख्या, अब तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी तो होगी, है ना। अब यहां लड़कों की संख्या कितना है, यहां पर जो है बॉयज कितने हैं 5x है। तो यहां पर जो है सो कितना 5 × 100, उत्तर आपका 500 आ जाएगा। लड़का कितना 500 आपका लड़का हो जाएगा। तो बात समझ में आई, ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। अब इसका शॉर्टकट अप्रोच हम देखते हैं क्या है। क्या है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी है नहीं आपका, बिल्कुल आसान है, कुछ भी है नहीं इसमें। तो अब की बार यहां पे हुआ क्या, अब की बार हुआ क्या, 50 लड़का छोड़ के चले गए और इसमें 50 लड़की शामिल हो गए, तो रेशियो आपका 9:7 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो रियल में कितना रहा, पहले कुछ था उसमें से 50 लड़का चला गया, अब कुछ बचा। इसका मतलब पहले लड़कों की संख्या उसके बाद अभी लड़कों की संख्या से ज्यादा था। तो इसका मतलब पहले वाले में से ये वाले घटाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा, +50 होगा कि नहीं होगा।
अगर हम यहाँ पर ये आपके मतलब यहाँ पर जो है बोले कि एक स्कूल में 50 लड़का था, हम यहाँ बोले एक स्कूल में 50 लड़का था और इसमें से 20 लड़के छोड़ के चले गए, 20 लड़के छोड़ के चले गए, 20 लड़के छोड़ के चले गए। तो हमें ये जो है सो हमें यहाँ पर ये बताओ, तो 20 लड़के छोड़ के चले गए तो बचा कितना? 30 बचा। बोलो हाँ या ना? इसमें से 20 लड़के छोड़ के चले गए तो बचा 30। अब आप ध्यान से देखो, इसमें से ये वाली को घटाओगे तो +20 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यहां पर 5 यूनिट था, 50 लड़का छोड़ के चले गए, 9 यूनिट, ये भाई रेशियो में है, रियल नहीं है, 9 यूनिट आपका हुआ, तो यहां पर +50 हुआ कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे यहां पर था 50 लड़का था, 20 लड़के छोड़ के चले गए, बचा कितना? 30। तो 50 में से 30 घटाओगे +20 होगा कि नहीं होगा? सेम उसी प्रकार से यहां पे कुछ था, रियल में कुछ था और यहां पर भी रियल में 50 छोड़ के चले गए, इसमें से ये माइनस करोगे +50, बिल्कुल से। अब की बार यहां पर 50 शामिल हो गए, 50 शामिल हो गए। अगर मैं बोलूं 20 शामिल हो गया, अगर मैं बोलूं 20 शामिल हो गया, तो अब की बार ये हो गया 70। अब ये 50 में 70 घटाओगे -20, तो नीचे आपका माइनस आ जाएगा, तो ये आपका -50। अब सीधा ये रखना, यहां पर प्लस माइनस हो तो प्लस और यहां प्लस हो तो जो है सो माइनस कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो हाँ, तो अब हम इसको क्या करते हैं, 5 को 7 से यहां पर मल्टीप्लाई, 7 × 5 = 35। अब उसके बाद जो है सो 9 को 3 से मल्टीप्लाई, तो 35 और ये 9 किया 27, डिफरेंस कितना? 35 27 का यहाँ पे जो डिफरेंस आ गया वो 8 यूनिट का आ गया। और 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा? तो यहाँ पर देखो 9 × 5 = 45, -450, -450, 7 × 5 = 35, +350। तो माइनस हो और प्लस हो, डिफरेंस दोनों को जोड़ दो, तो यहां पर जो है -450 +350, दोनों के बीच का अंतर 800 हो गया। तो यहाँ पे 1 यूनिट का यहाँ पे मान कितना? 100। हमसे पूछा लड़कों की संख्या ये, तो 5 यूनिट = कितना? 500 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा? यहाँ पे 500 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझाने में यहाँ पे वक्त लगता है। अगर आप एग्जाम हॉल में आओ तो 1 से 2 मतलब मुश्किल ज्यादा 5 सेकंड का आपका लगेगा। तो यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप समझाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा यहां पे। आइए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहां स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपका एवरेज का प्रश्न है, ये आपका औसत का प्रश्न है। यहां पे बिल्कुल आसान है, कहा है इसमें 24 संख्याओं का औसत 26 है। कितनी संख्याओं का? तो 24 संख्याओं का। तो टोटल हमारे पास 24 नंबर है और उसका एवरेज यहां पर दे रखा है 26, यानी टोटल आपका संख्या 24 है और सबका एवरेज कितना? 26। तो यहां पे हम आपको जो है बता दूं कि एवरेज होता क्या है। एक सेकंड, एवरेज आपका होता है एक ऐसा लेवल जहां पे जाके सभी मान एक बराबर हो जाए। एवरेज का मतलब एक ऐसा लेवल जहां पे जाके सारे के सारे मान बराबर हो जाए, तो वह जो लेवल होगा ना उसी लेवल को बोलेंगे एवरेज। तो यहां पर जो है 26 एक लेवल प्राप्त हो गया जहां पे 24 संख्याओं का मान बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 24 संख्या 26 26 26 26 26 26 होगा। अब ये जो है सो नहीं हो सकता
पहला संख्या आपका वो है सो मतलब हाँ, तो ये कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि पहला संख्या आपका 24 होगा और और उसके बाद अगला संख्या 28 होगा। अब तो दोनों को यहां पे बैलेंस करके 26 आपका लेके आएगा। आइए, अब उसके बाद इसमें से कहा है कि फर्स्ट, इसमें से मतलब कहा है पहली 15 संख्याओं का औसत, यानी फर्स्ट 15 नंबर का जो औसत है वह आपका 23 है। अंतिम 8 नंबर यानी लास्ट 8 नंबर का जो औसत है वह आपका, तो यहां पर कितना है आपका 33 है। तो उस बीच में रहा कौन, तो हमसे पूछा है कि 16वीं संख्या बताओ, 16th नंबर क्या होगा उसको आपको बताना। सिंपल, दोनों को जोड़ोगे 15 28, लेकिन 24, इसका मतलब इसके टोटल योग में से इन दोनों का योगफल घटा दो, उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 24 × 26 माइनस इसमें से ये जोड़ोगे 15 × 23 और प्लस में 8 × 33, ये करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, तो ये आपका उत्तर यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, ये 6 चौक 24, ये आप उत्तर यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यानी 15 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये तो था थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है भाई, इतना कौन मल्टीप्लाई करे। अब देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो उसके लिए हमें करना क्या है, ध्यान से आप मुझे बताइए। अब यहाँ पर जितने हैं सबको 26 लाना है, जितने हैं सभी को 26 यहाँ पे लाने हैं, क्योंकि टोटल 24 नंबर का एवरेज 26 है। तो ध्यान से आप देखिए 26 से कितना ये कम है, तो ये -3 कम है। कितनी संख्याओं का, तो 15 संख्याओं का। टोटल हमें यहाँ पर 45 कम है, टोटल 45 हमें कम है। तो वह जो 16th नंबर होगा वह आपका 26 से 45 आपका ज्यादा होगा, तभी तो उसको मैनेज कर पाएगा। बोलो हाँ या ना। ये जो प्रथम 15 संख्या है वह टोटल 45 कम है, तो वह जो होगा तो आपका जो 16वां नंबर होगा अगर 45 ज्यादा होगा तभी तो इसको मैनेज कर पाएगा। सबको 26 26 26। अब उसके बाद इस पे आते हैं। इस कंडीशन में हम यहां पर देखते क्या है, ये आपका 7 ज्यादा है, ये आपका यहां पर है क्या 7 ज्यादा है। कितनी संख्याओं का, तो 8 संख्याओं का। तो ये +56 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए -56 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, तो यहां पर -56 कर दो। अब जो बचेगा वही आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आपका वही यहां पर आपका जो है सो 16वां नंबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 26, इन दोनों को ये करोगे -11 = 15, आपका उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा, 15 आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था। मुझे बताओ यहां तक किसी को समझ में आया, किसी को कोई परेशानी हुई, किसी को कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल नहीं। आपको एग्जाम में इसी पैटर्न को फॉलो करना है और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना। बिल्कुल यहां पे आसान था। आप मौखिक आप इसका उत्तर निकालोगे। ध्यान से देखो, 24 संख्याओं का औसत 26 है। इसका मतलब है कि प्रत्येक 24 के 24 संख्या 26 26 26 26 26 है। इसका मतलब उसमें जो 16वां संख्या निकालना है वो भी तो 26 ही होगा। अरे बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जो 16वां संख्या हमको निकालना है वो भी तो 26 ही होगा। लेकिन अब हमको ध्यान में रखना ये कि पहले 15 संख्या का औसत आपका 23 है। तो
अब की बार यहाँ पे ध्यान से आप देखो कि यानी 2400 का औसत 26 है, अब 15 का औसत 23, उसी में से तो यहाँ से औसत में कितने की कमी, 3 की कमी। और यह 3 कितनी संख्याओं का कम करेगा, 15 संख्याओं का। 15 या 45 आपका जो है सो यहाँ पे कम हो गया, तो उस 45 को मैनेज करने के जो लिए इसके पास 45 ज्यादा होगा, तभी तो बैलेंस बनाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 45 ज्यादा होगा तभी तो वह -45 को बैलेंस करके रखेगा। बिल्कुल सही। चलो पहला खत्म। दूसरा है अंतिम 8 संख्याओं का औसत 33 है, लेकिन हमारा औसत तो था रियल में 26, लेकिन है अंतिम 8 का 33। तो मुझे बताओ 26 से 33 कितना अधिक है? आप बोलोगे सर 7 अधिक है। कितनी संख्याओं का? तो 8 संख्याओं का। 8 से 56 अधिक है, तो भाई 56 वह अधिक है और उसको मैनेज करना है, तो 56 मुझे उसमें कम करना पड़ेगा। तो इसमें से 56 को कम कर दो। अब यहां पर इसको सॉल्व करो, 15 उत्तर। मुझे बताओ कितना समय लगेगा? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको सोचना है, मैथ के साथ आपको खेलना। अगर आप जितना मैथ के साथ खेलोगे उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है एक समचतुर्भुज। आपको पता है कि समचतुर्भुज होता क्या? समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हाँ, तो यहां पर है एक समचतुर्भुज। तो ये मैंने एक समचतुर्भुज ले लिया, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इनकी तो इसमें कह रहा है कि भुजाओं के वर्गों का योगफल, इनके भुजाओं, पहला इसका वर्ग, दूसरा भुजा ए स्क्वायर, तीसरा भुजा ए स्क्वायर, चौथा भुजा ए स्क्वायर, वर्गों का योगफल कितना है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे यहां पर 900 है। तो ये हो गया 4a स्क्वायर बराबर 900, ए स्क्वायर बराबर 225, इसलिए ए बराबर 15। आप कहोगे सर -15, लेकिन भुजा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो 15 यहां पर मीटर की सेंटीमीटर, 15 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान था, कुछ भी है नहीं, आपका इतनी आसानी से इसका उत्तर निकाल लिए। आइए इसको कॉपी कीजिए। आइए क्वेश्चन जो है सो नंबर 7 यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्या है देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। किस किस का उत्तर आया मुझे कमेंट में लिखिए। भाई किस किस का उत्तर आया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे बताइए कितना उत्तर आ रहा है आप लोगों का, कितना उत्तर आ रहा है आप लोगों का, कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कितना आ रहा है मुझे बताइए। चलिए, किसी संख्या को यदि 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 बचता है। सिंपल सा फंडा है। मान लो वह संख्या n है, उसको 361 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है? 47 बच रहा है। बात खत्म है। अब यहां पर यदि उसी संख्या को, वही संख्या कौन सा है? n, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे दोस्त? सिंपल सा फंडा है। मुझे बताओ उत्तर क्या होगा? अब पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ दे तो संख्या तो वही है, लेकिन ध्यान दो यह 361 क्या 19 से विभाजित है? सबसे पहला आपकी यहां पर यह होगी कि क्या पहला भाजक 361 दूसरे भाजक 19 से विभाजित है? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल विभाजित है। अगर आपका उत्तर यस अगर आ गया तब आसानी से उत्तर जो है निकालोगे। रिमाइंडर के लिए क्या करोगे? इस रिमाइंडर में इस 19 से भाग लगाओगे। तो इस रिमाइंडर में इस 19 से भाग लगाओगे
तो भाग लगा के यहाँ पर लिखोगे रिमाइंडर कितना, 19 दूना 38 और 38 में और तो यहाँ पर 38 तो कितना आ गया आपका जो है सो 9 आपका रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया। लेकिन आप याद रखना कि पहला भाजक अंतिम भाजक से विभाजित होना चाहिए। याद रखना पहला भाजक अंतिम भाजक से विभाजित होना चाहिए। अगर विभाजित नहीं है तो उसका उत्तर हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर देख रहे हैं पहला भाजक अंतिम भाजक से विभाजित है, तो कुछ नहीं करना, इसके प्राप्त रिमाइंडर में इस भाजक से भाग लगाओ, जो शेषफल होगा वही हमारा उत्तर होगा। इस बात को आपको याद रखना, एक ही बात को याद रखना कि पहला भाजक अंतिम भाजक से विभाजित होना चाहिए। यहां पर यही मुख्य बात समझने का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल आसान है ये था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को यहां पर देखिए क्या कर रहा है। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 21 एंड 84। दो संख्याओं का HCF और LCM कितना है? 21 है और 84 है। 21 है और 84 है। क्या है? ये आपका HCF है और ये आपका LCM हो गया। तो उसके बाद यहां पर हाँ, तो अब आपको यहां पर कुछ नहीं, पहला उत्तर 12, 108, 48 और 84। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि उन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है जब उसका अनुपात 1:4 है। तो मुझे ये बताओ, उन दोनों संख्याओं का HCF 21 है और LCM 84 है। इसका मतलब है कि वो दोनों के दोनों संख्या 21 और 84 के बीच में होगा, या तो 21 के बराबर होगा या तो 84 के बराबर होगा। मुझे बताओ हुआ कि नहीं? वो दोनों के दोनों संख्या 21 के बराबर और 21 से बड़ा तथा 84 के बराबर तथा 84 से छोटा होगा कि नहीं होगा। तो अगर यहां पर ये देखें तो दो ऑप्शन तो हट गए, 12 और 108 तो हट गए, बच गया यहां पे 48। और आपको याद है कि जो दोनों संख्या होता है वह उसके HCF से भी विभाजित होता है। तो हमें यह बताओ यहां पर HCF 21 क्या 48 21 से विभाजित है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, विभाजित नहीं है। तो हमारा यहां पर उत्तर बच गया कौन सा? डी हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान, यानी बिना सॉल्व किए ऑप्शन से उत्तर यहां पर निकाल दिए। बात समझ में आई नहीं है? एक बार फिर से यहां पर देखते हैं क्या। तो यहां पर दो संख्याओं का HCF 21 है और LCM 84 है। तो इसका मतलब यह है कि वह दोनों संख्या 21 और 84 के बीच में होगा, और 21 के बराबर भी होगा और 84 के बराबर भी होगा। तो वह संख्या 21 से छोटा नहीं हो सकता, 84 से बड़ा नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन 12 जो 21 से छोटा है ये होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन 108 जो 84 से बड़ा है तो होगा ही नहीं। तो अब बच गया दो ऑप्शन, 48 और 84। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो संख्या होता है उसके HCF से पूरी तरह विभाजित होती है। तो इसका HCF कितना? 21। अब 21 से 48 कट ही नहीं रहा है। 21 से 48 कट रहा है? बोलोगे नहीं कट रहा है। इसका मतलब है कि 48 नहीं होगा। हमारा उत्तर डी 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। तो ये तो थी हमारा जो है मौखिक, लेकिन अगर मुझे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं है, पहला संख्या अनुपात दूसरा संख्या कितना है? 1:4। यहां पर है पहला संख्या और दूसरा संख्या का अनुपात 1:, इसको नंबर में यहां पर बदल दो। जो आपका यहां पर रेशियो में था नंबर बदल दो। आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF।
आपको बचपन से पता। तो पहला संख्या x, दूसरा संख्या 4x बराबर एलसीएम आपका 84 इंटू 21। अब ये 4 से कटेगा कितना 21, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21 गुने 21, तो x इज इक्वल टू आपका 21। पूछ रहा है बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी होगी, बड़ी संख्या 4x, तो 4 गुने x का मान 21 बराबर 84। अरे भाई अगर ये सब प्रश्न में अगर लिख के सॉल्व करोगे ना तब तो बात नहीं बनी। ये सब तो मौखिक आपको एग्जाम हॉल में करने हैं, मौखिक इसका उत्तर आप लोगों को निकालने हैं। चलिए 8 हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है उसको यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, मिश्र धातु ए में 4:3 के अनुपात में तांबा और जस्ता। अब उसके बाद मिश्र धातु बी में 5:2 के अनुपात में तांबा और जस्ता। दो मिश्र धातु, पहला ए दूसरा बी, दोनों में तांबा है और जिंक है। अब यहां पर यह है कि ए और बी को 5:6 के अनुपात में मिलाया जाता है। इसका मतलब क्या, अगर जो मिश्र धातु ए है उसका 5 केजी लिया जाएगा तो बी का 6 केजी लिया जाएगा। अगर ए का 50 केजी लिया जाएगा तो बी का 60 केजी लिया जाएगा। अगर ए का 10 केजी लिया जाएगा तो बी का 12 केजी लिया जाएगा। इस रेशियो में लिया जा रहा है तो उसको मिलाया जाता है तो नया मिश्र धातु बनाया जाता है। तो उस नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत कितना है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा यहां पर देखते हैं। मिश्र धातु यहां पर कौन सा, ए में, किसमें, ए में। ए में आपका क्या है, कॉपर यानी तांबा और यहां पे जिंक यानी जस्ता। किस 4:3 के अनुपात में है। बी की बात करूं तो यहां पे बी आपका क्या है, बी आपका 5:2 के अनुपात में। अब ध्यान से यहां पर देखो ये टोटल कितना है, तो ये रेशियो में टोटल 7 है। ये भी कितना है, ये भी 7 है। अगर दोनों इक्वल है टोटल तो हमारे पास बिल्कुल आसान हो गया। दोनों इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होता तब उसको इक्वल करते, लेकिन यहां पे दोनों हमारा इक्वल है। अब यहां पर करा इसका 5 यूनिट तो इसका 6 यूनिट आपको लेना है। तो इसका 5 यूनिट लेने के लिए 5 से इसमें मल्टीप्लाई, 6 यूनिट लेने के लिए 6 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 तिया 15। अब ये 4:3 रेशियो नहीं रहा, अब ये 20 और 15 हो गया। अब इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा, 6 × 30 और 6 दूना 12। बात खत्म है। कितना हो गया, 6 × 30 और 6 दूना 12 आपका ये हो गया। अब हम दोनों को मिलाते हैं, एक नया मिश्र धातु यहां पर प्राप्त करते हैं। नया अगर मिश्र धातु प्राप्त करते हैं तो उसमें कॉपर कितना होगा, 50 होगा और जिंक कितना होगा, 27 होगा। तो ये नए मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत है क्या, यानी रिक्वायर्ड उत्तर, रिक्वायर्ड, तो उसमें जस्ता है 27 और पूरा मिश्र धातु कितना है, तो 50 + 27 77 इंटू 100%। बात खत्म है। तो यहां पर अब ये हो गया आपका 2700/77%। अब अगर इसको सॉल्व करते हो ना तो आपका उत्तर यहां पर ये आ जाएगा, उत्तर आपका यहां पर ये आ जाएगा 35.06%। बराबर कितना, 35.06%। राउंड में आपका हो जाएगा
35% आपका क्या होगा, जस्ता होगा। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं होगी। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुई होगी, बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो एक बार फिर से इसको आप रिपीट मोड में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा समझ में। आज का लेवल थोड़ा हाई जो है सो रखने की कोशिश किया हूं। अब यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसको आप लोग बनाइएगा, बनाने की कोशिश कीजिए। 1-2 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बस सिंपल सा फंडा। अब जिसमें PQQR और जो है सो यहाँ पे SR का मान दे रखा है, यदि PRQS को समद्विभाजित करता है तो PS की लंबाई क्या? अरे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी है नहीं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप यहाँ पे कुछ भी जो है सो ले लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो ये होता आपका है कि उस चतुर्भुज को चारों शीर्षों के स्पर्श करते हुए एक वृत्त गुजर जाए। तो इसका नाम रख दो P, इसका नाम Q और इसका नाम R और इसका नाम S रख दो, बात खत्म। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करे तो एक रिजल्ट होता है, उसको आप लोग हमेशा याद रखोगे। तो यहां पर है क्या, PR जो है QS को, यानी ये रहा QS और ये रहा P आपका, यहां पर रहा आपका, यहां पे R कर PRQS को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये जो है PR इस QS को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब OS बराबर OQ। ये अगर आपका इस टाइप का फिगर यहां पे हो कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, यहां पर एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है, यहां पर पहला विकर्ण PR दूसरे विकर्ण QR को समद्विभाजित करता है, तो इसका आपका रिजल्ट हो जाए, किसको समद्विभाजित कराइए, तो इसके, हाँ तो इसके ऊपर लीजिए, ये साइड लीजिए PQ, तो यहां पर रिजल्ट आपका हो जाएगा PQ का अनुपात, उसके बाद इसके नीचे का, ये विकर्ण के नीचे का सामने वाला जो है सो लीजिए कौन सा, RS बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमें इस विकर्ण के ऊपर ले लेना है, तो PS यानी PS और इसके अपोजिट में कौन सा, QR। ये रिजल्ट आपको याद रखने, ये रिजल्ट आपको याद जो रखने, ये रिजल्ट कहां से आते हैं, जब मैं बेसिक बताऊंगा ना तो वहां भी मैं आपको इसको साबित करके बताऊंगा क्या है। कुछ भी है ना, सिमिलरिटी से आपका हो जाएगा, है ना, एकदम आसान है। तो यहां पर, हाँ तो यहां पे हमारा क्या है कि देख लेते हैं, PQ का मान 14.4, तो ये रहा 14.4। उसके बाद यहां पर UR का मान 12.8। अब यहां पर SR का मान 9.6। तो PS का जो है सो आपसे जो है सो यहाँ पे जो है सो मान पूछा है, तो इसमें हम ये चीज यहां पर बैठाते हैं। PQ का मान कितना, तो आप बोलोगे सर 14.4। उसके बाद यहां पर है कितना, RS का 9.6। अब यहां पर PS का मान मुझे निकालना है और QR का मान 12.8 हो गया, बात खत्म। इसको आप लोग काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप जो है सो यहां पे जो काटते हो तो 32 मतलब 16 नमा और 16 छक्का हो गया। तो उसके बाद ये हो जाएगा आपका
इन और ये आपका 2, तो यहाँ पर पी एस इज इक्वल टू कितना 3 इंटू 12.6/2, 2 से इसको काटेंगे कितना 2 छक हाँ कितना है 12.8 है, ये आपका 4, तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 चौतरी का 18 19, यानी 19.2 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19.2 सेंटीमीटर। आपका हमने यहाँ ये बताया कि जब किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करे तो रिजल्ट हमारा ये होता है, ये होता है पी क्यू बट्टा आपका जो है सो यानी अपोजिट साइडों का जो इसके अपोजिट साइडों का रेशियो आपका बराबर होता है। तो ये अपोजिट साइड किसके किसके जो है सो लेना है, तो अब ये आपको इसका तो इसके इस विकर्ण के ऊपर का और उसके बाद इस विकर्ण के नीचे का, मतलब जो विकर्ण समद्विभाजित हो रहा उस विकर्ण के ऊपर और नीचे का अपोजिट लेना है। बस हो गया, कितना आसानी से हो गया, कुछ नहीं था, सिंपल फंडा था, ये याद रखना। और ये कहां से आया इसको मैं आपको बेसिक क्लास में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बात से आप लोगों को समझ में आ गई। अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 जो है सो नंबर भी आपका आसान है, कुछ भी है ना। 11 आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना है, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो बाबू एडवांस मैथ आपको अच्छा रखना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी एडवांस मैथ को आपको मजबूत रखना पड़ेगा। त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB और BC पर क्रमशः बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE पैरेलल AC, मतलब यहां पर ये एक त्रिभुज है, इसमें DE पैरेलल किसके AC कहते, इसका मतलब यहां रख दूं A और C और यहां रख दूं B। AB पर एक बिंदु है D और BC पर एक बिंदु है आपका कौन सा E। अब अगर मैं इसे मिला दूं तो ये दोनों जो होंगे ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर यह पैरेलल हो गया तो यह छोटे वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज दोनों सिमिलर हो जाएंगे। किससे? ए सिमिलरिटी से। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर संगत कोण, और ये दोनों में कॉमन होने के कारण बराबर। तो यानी ए सिमिलरिटी से दोनों त्रिभुज, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला दोनों समरूप हो जाएगा। अगर दोनों समरूप हुआ तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपका होगा क्या, तो यहां पर ये जो है सो हम देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज BAC का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह आपका किसके होगा, तो वह हम BD अनुपात, ये पूरा यानी छोटे वाले BD और ये पूरा AB के अनुपात का वर्ग के बराबर होगा, हो जाएगा। अब यहां पर यह कह रहा है AD अनुपात DB 5:3 आपका जो है सो कितना है 3। AD कहाँ AD, तो ये रहा रेशियो में 5, DB ये रहा आपका रेशियो में 3, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा रेशियो में 8। तो यहां से हम ये बताओ BD कितना है, BD इज इक्वल टू आपका है 3, AB कितना है पूरा 8 इसका स्क्वायर का, तो ये आपका हो जाएगा 9/64। तो ये छोटे वाले का जो हमारा ये रहा, ये छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 यूनिट और ये पूरे का कितना हो गया, तो ये पूरे का आपका जो है 64 है, तो नीचे वाले का कितना हो जाएगा 55 यूनिट। होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो।
पूरे का क्षेत्रफल, पूरा मतलब BAC, पूरे का क्षेत्रफल 64 है और ये छोटे वाले का 64 अगर 9 है तो ये जो चतुर्भुज बना उसका एरिया कितना, तो 64 में से 9 घटाओगे 55। अब आपसे रिक्वायर्ड उत्तर पूछा, रिक्वायर्ड उत्तर आपसे ये पूछा है BDE यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और ये चतुर्भुज ACED का क्षेत्रफल। तो BD हाँ तो ई का कितना आपका जो 9 हो जाएगा और ये 55, तो कितना उत्तर हो जाएगा 9:55 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। कितना 9:55 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? बिल्कुल आपका नहीं। तो यहां पर यह होता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इस बात को आप याद रखोगे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन को यहां पर देखते, ये भी आपका एडवांस मैथ्स है और एडवांस से है सो है। और ध्यान से देखो, CGL मेंस का क्वेश्चन है ये। CGL मेंस एग्जाम में आया हुआ है ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल आपको यहां पे आसान लग रहा होगा, बिल्कुल हमारे साथ पढ़िए, आसान लगेगा। चलिए, किसी वृत्त की जीवा AB को बिंदु P तक बढ़ाई गई है। ये हमारा एक सर्कल है, इसकी एक जीवा AB है, AB, इसको बिंदु P तक बढ़ा दिया गया है। ये रेखा सीधी नहीं है, इसको सीधा बनाते। कहां? बिंदु P तक इसे बढ़ा दिया गया है। अब यहां पर यह कह रहा है PC वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी P से मतलब इसको स्पर्श करके ये यहां पर ये खींचा, तो ये बिंदु C है, यानी PC स्पर्श रेखा। आपको पता है यदि कोई एक स्पर्श रेखा है और एक आपका अगर दूसरा छेदक रेखा हो, यानी एक जीवा को आगे की ओर बढ़ाने पर, तो इसका रिजल्ट आपका होता क्या है? स्पर्श रेखा क्या? PC। तो यहां पर PC का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा क्या? तो PB इंटू PA। आपका PC का स्क्वायर बराबर PB इंटू PA के बराबर होगा। कब? जब इस प्रकार का फिगर बने तब। और ये आपका जीवा को बिंदु P तक बढ़ाए और P से C स्पर्श रेखा खींचेगा, तो हमारा ये आपका रिजल्ट होगा। यहां पर ये है कि PC का मान 18, इसका मान 18 दे रखा है और PB का मान यहां पे, BP का मान यहां पे 15 हो गया। तो ये आपका 18 इंटू 18 और ये PB का यहां पर जो है सो मान आपका 15 है इंटू PA होगा। तो यहां से अगर मैं PA निकालूं तो 18 इंटू 18 बट्टा में 15, 3 से काटेंगे 3 छक 18 होगा यहां पे, और ये 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो 18 इंटू 6 कितना? अरे बोलो 108 बट्टा में 5, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा? 21.6। यह आपका 21.6 यानी P से लेके A तक 21.6 है, और यहां पर P से लेके B तक 15 है। तो आपसे पूछा है AB का मान कितना होगा, ऊपर लिख दे रहा हूं। AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 21.6 में से 15 घटाओगे कितना? 6.6 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 6.6 आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। 12 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यह भी आपका एडवांस का ही। अरे यार 11 आ गया। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका, अब हम आगे अर्थमेटिक पे, हम यहाँ पर रैपिड फायर सेशन यहाँ पर कर रहे हैं। रैपिड फायर में आपका किसी भी चैप्टर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
कहीं से भी जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा क्वेश्चन मैं रैपिड फायर में आपके करवाने वाला हूं। रैपिड फायर सेशन यहां पर यह है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में करता है। ए यहां पर है ये किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में, ये रहा उसका टाइम, ये रहा उसका टाइम। तो उसका क्षमता कितना हो जाएगा, उसकी क्षमता, उसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी। इफिशियंसी का मतलब ये हो गया किसी व्यक्ति, वस्तु, मशीन, किसी व्यक्ति, वस्तु या मशीन के द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। हो गया। तो यानी क्षमता आपका होता क्या है, तो टाइम का रिवर्स होता। तो इसका रिवर्स रेशियो आप निकालोगे तो 3:2। तो यहां पर अब हमें यह बताओ इसका टोटल वर्क कितना हो गया। तो यहां पर इसका टोटल वर्क आपका हो गया 60 यूनिट। कितना हो गया टोटल वर्क आपका, 60 यूनिट। तो यहां पर इसका टोटल वर्क आपका कितना हो गया, टोटल वर्क आपका 60 यूनिट हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं। वे दोनों अगर 7 दिन कार्य करें तो कितना कार्य हो जाएगा। तो यहां पे ए की क्षमता 3, बी की क्षमता बी। अगर दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 3, 2, 5 यूनिट, क्योंकि एक दिन में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाती है। उसकी जो क्षमता होगी वह एक दिन का कार्य होगा। तो 3, 2, 5। अब ये 5 यूनिट से 7 इनमें, तो यानी 7 × 5 यानी कि 35 यूनिट कार्य हो गया। यानी कि 35 यूनिट कार्य हो गए। तो 35 यूनिट कार्य हो गए तो 25 यूनिट शेष कार्य बच गए, क्योंकि ए और बी 5 यूनिट एक दिन में, तो 7 दिन में 35 यूनिट। जब 35 यूनिट कार्य हो गए तो टोटल 60 था, बच गया 25 यूनिट। अब ये 25 यूनिट कार्य को सी अकेला 10 दिन में करता है। सी अकेला 10 दिन में करता है। तो यानी 25 यूनिट कार्य को सी 10 दिन लेता है करने में। इस 25 यूनिट कार्य को सी 10 दिन लेता है करने में। अब हमसे पूछा है कि सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। सी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पूरा कार्य कितना, 60 यूनिट। तो हमें 60 यूनिट सी से करवाने हैं। तो 60 यूनिट सी को करने में कितना समय लगेगा। तो आप लिखोगे 10 × 60 और यहां बट्टा में 25। बात खत्म। क्योंकि 25 यूनिट कार्य सी को करने में 10 दिन लगता है, तो भाई सी को 60 यूनिट पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। 5 से ये कटेगा 12 और ये 5 से कटेगा 2। इसमें 2 5 है तो 12 × 2 यानी 24 दिन आपको यहां पर लगेंगे। टोटल कितना लगेंगे, तो 24 दिन आपको लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी सी को लगेगा पूरा कार्य करने में 24 दिन। बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां पर नहीं ना। दिक्कत होना भी नहीं चाहिए ना। क्योंकि आपके सामने वीपी गुप्ता खड़ा है। अगर जब तक मैं आपके साथ हूं आपको मैथ में कहीं पर कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा। बशर्ते अब आपको एक काम करना है, लाइक शेयर आपको मारना है। जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, उतना आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। आपके लिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे तो हमें भी मोटिवेशन आएगा कि और मैं अच्छा काम करूं अपने स्टूडेंट के लिए।
है ना। ये काम, ये सब रुकना नहीं चाहिए, ये सब आपको होना चाहिए। आइए, और ये सब चीज बार बार बोलने वाली आपको खुद समझ जाना चाहिए। अच्छा, इतना चीज यहाँ सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे लाइक यहाँ पे कर दो। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पर देख लीजिए। ये भी बिल्कुल आसान फंडा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो 14 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब यहां पर करा x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन 30 सेकंड में 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया। अब बात ये देखिए, ये एक रेलगाड़ी है, इसमें यहां पे पहिया, इसकी लंबाई l है, देख रहा। अब इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पर 200 मीटर लंबा, यानी 200 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। इसको पार करने में उसको 30 सेकंड का समय लगता है। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ, इसको पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो मुझे ध्यान से बताओ मेरे दोस्त, आप पढ़े होंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब हमको ये जो बताओ कि अगर ये रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो उसका रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले ये आप देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है मान लो, और इधर से रेलगाड़ी आ रही है, तो रेलगाड़ी आ रही है इस प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस में अपनी लंबाई, यानी एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जो रिलेटिव डिस्टेंस होता है उन दोनों के डिस्टेंस के योगफल के बराबर होता है। तो यानी अपनी लंबाई l और प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, तो जब कुल इतनी दूरी पार करनी होगी तो दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो किस स्पीड से, तो भाई रेलगाड़ी की ही स्पीड होगा, प्लेटफॉर्म तो रुकी हुई है बिल्कुल। अब यह x किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कितना समय लगता है, 30 सेकंड लगता है, बात खत्म। तो यहां से हाँ, तो अब ये देखो 6×5 = 30, 6×3 = 18, तो यहां से अब आपका जो है सो निकल के आ गया l + 200 बराबर कितना, 25x/3। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया, बात खत्म। अब यहां पर ये कह रहा है और 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में चलने वाली एक व्यक्ति को पीछे छोड़ देता। मतलब यही रेलगाड़ी, यहां पर एक आदमी है ना, यह इसको 20 सेकंड में पार करता है जब ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हो। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है और ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहा है। जब डायरेक्शन सेम हो तो रिलेटिव स्पीड घट जाता है, डिफरेंस हो जाता है। तो हमें यह बताओ, अब ये इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी खंभा आदि को पार करता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई l बराबर ये दूरी जो है सो अपनी दूरी तय करेगी तब इसको पार करेगा। किस स्पीड से, तो x - 6 इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा और इनटू कितना हो जाएगा, 5/18, और इसको 20 सेकेंड में पार करता। आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल यहां पर 20 है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, l का यहां पर जो है
मान कितना हो जाएगा, तो यहां से आप काटोगे, ये जो है सो 9 और ये 10, तो यहां पर 10 पर से 50, ये हो जाएगा 50x/9 माइनस ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 6/9। एल का मान इतना आ गया, एल का मान ये यहाँ पे रख दो, आपका उसका स्पीड आ जाएगा। तो एल इजकल टू कितना, ये 50x बट्टा में जो है 9 और ये माइनस में कितना 6 बचे कितना हो जाएगा, ये आपका 300 बट्टा में जो है 9 और ये प्लस में 200 बराबर कितना हो गया, कि ये हो गया आपका 25x/3 हो गया। आइए अब यहां पर ये जो है सो हम ये देखते हैं 50x माइनस 300 और यहाँ पर भट्टा में 9 तो प्लस 1800 भट्टा में जो है सो 9 और इक्वल टू कितना 25x/3, 3 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 हो गया। तो ये 25 इंटू आपका 3 कितना हो जाएगा, इसको इधर हम जो है सो लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 75x बराबर ये कितना 50x और ये 1800 माइनस 300 प्लस में 1500 हो जाएगा। तो ये आपका इधर आएगा, तो ये आपका इधर आए कितना हो जाएगा 25x बराबर 1500। अरे बोलो हाँ या ना, तो 25 से काटेंगे 25 छक्का यानी 60, x इक्वल टू आपका आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, x इक्वल टू आपका आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका उत्तर आ गया ये था। हाँ तो इसमें अगर व्यक्ति का स्पीड ना दिया हुआ होता तो भाई क्वेश्चन तो 1 से 2 सेकंड में बन जाना था। अगर इस व्यक्ति का स्पीड ना दिया हुआ होता तो क्वेश्चन तो 1 सेकंड में बन जाना था, रेशियो मेथड लगाते, लेकिन रेशियो यहां तो लग नहीं पाएगा। बोलोगे क्यों, बोलोगे क्यों नहीं लगेगा, रेशियो तभी लगेगा जब टाइम, स्पीड, डिस्टेंस तीनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट हो। इन तीनों में से कोई एक चीज कांस्टेंट हो तभी आपका रेशियो लग पाएगा। हाँ तो या तो स्पीड कांस्टेंट हो, तो भाई इसको पार करने के लिए स्पीड x और इसको पार करने के लिए स्पीड x-6, भाई दोनों का तो स्पीड अलग अलग हो गया। अब यहां पर जो है समय की बात कर रहा हूं, इसको पार करने के लिए समय 30 और इसको पार करने के लिए 20। अब यहां पर लंबाई की बात करूं, इसको पार करने की लंबाई कितना l + 200 और इसको पार करने की लंबाई l, यानी तीनों अलग अलग है। अगर तीनों में से कोई एक चीज अगर कांस्टेंट होता ना, इसका 1 सेकंड में उत्तर आता, लेकिन यहां पर तो बात ऐसी नहीं है, बात एकदम सिंपल फंडा। तो यहां पर यह हो रहा है कि यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको यह ट्रेन 20 सेकंड में पार करता है। तो हमें बताओ इसको पार करने में ट्रेन द्वारा कितनी लंबाई तय करनी होगी, अपनी लंबाई l। अब किस स्पीड से, तो इसका स्पीड है 6, इसका है आपका कितना x। रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन सेम है तो घट जाएगा मीटर पर सेकेंड इंटू 20। तो यहां से l का मान 50x/9 माइनस 50 इंटू 6/9 आ गया। अब यहां पर ये देख रहे हैं कि अगर यह रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितनी लंबाई, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में उसकी लंबाई होगा, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई l + 200, किस स्पीड से, x के स्पीड 5/18, कितना समय 30 सेकेंड। तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर जो l का मान यहाँ से उठा के हमने जो है सो रखा, तो यानी स्पीड आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं था, सिंपल फंडा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अरे भाई साहब क्वेश्चन इतना लंबा, बस आपको 1 से 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप बनाने की कोशिश कीजिए। ये सारे के सारे प्रश्न अभी एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम के पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई हम यहां पर आज के रैपिड फायर सेशन में अपने मन से क्वेश्चन एक भी नहीं लाया हूं।
आज आपके सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं। आज के सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न हैं। अपने मन से आज एक भी लेके नहीं आओ। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते। यहां पर करा, दो दोस्त ए और बी कुछ फल खरीदने के लिए फल बाजार गए। दो दोस्त थे मेरे दोस्त, इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, दो दोस्त ए और बी कुछ फल खरीदने के लिए फल बाजार गए। पहली दुकान पर बी ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदता है। सबसे पहला पहली दुकान पे जाता है और यहां पर बी की बात कर रहा है। बी और पहली दुकान पे जाके क्या खरीदता है? आम खरीदता है। आजकल जो है आम का सीजन आ गया तो आम खरीदता है। किस रेट से? तो यहां पर लिखा है ₹1, यानी एक आम का दाम ए जो है 100 रुपया था। कुछ आम खरीदता है, मान लो X आम खरीदता है। तो अगर यहां पर B अगर X आम खरीदता है और A B से 9 आम अधिक खरीदता है, तो मुझे बताओ A कितना आम खरीदेगा? X + 9। किस रेट से? भाई उसी दुकान पे गया है, जिस रेट से बी खरीदेगा उसी रेट से कौन खरीदेगा? ए भी तो यहाँ पे खरीदेगा। तो हाँ, तो ए का भी रेट हो गया एक आम का ₹1 प्रति आम। बात खत्म। यहां तक पहला सेंटेंस पढ़ा और हमने लिख दिया। यहां पर यह कहा है कि पहली दुकान पर बी, किसके बारे में? बी ₹1 प्रति आम की दर से कुछ आम खरीदा। ₹1 प्रति आम की दर से मान लिया X आम खरीदा। उसके बाद करा ए ने बी से 9 आम अधिक खरीदा। तो ए ने बी से 9 आम अधिक खरीदा। किस रेट से खरीदा होगा मेरे भाई? उसी रेट से खरीदा होगा जिस रेट से बी ने खरीदा। हो गया, बात खत्म। अब यहां पर यह करा है कि अगली दुकान पर, अब ये नेक्स्ट दुकान पे जा रहा है। अब क्या खरीदने के लिए? तो सेब खरीदने के लिए। अगली दुकान पर ए इकाई मूल्य ₹20 प्रति सेब की दर से कुछ सेब खरीदता। कौन? ए। दूसरे कंडीशन में दूसरे दुकान पर जाता है और ए जो है ₹20 प्रति सेब की दर से कुछ सेब खरीदता। मान लिया Y सेब खरीदा। अब यहां पर यह कहा है इसमें बी ए से 18 सेब अधिक खरीदता। अब यहां पर बी की बारी आई, ए से 18 सेब अधिक खरीदता है। किस रेट से? तो यह भी ₹20 प्रति सेब की दर से। बात खत्म। हो गया, जितना कहा था उतने लिख दिया। अब यहां पर उसने ये पाया, अब यहां पर उसने बाद में यह पाया कि ए और बी द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का जो अनुपात है वह 4:7 है। ए और बी के द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 4:7 है। ये लैंग्वेज को थोड़ा बढ़ाने के, आप 4:7 का नहीं भी यूज करोगे उत्तर आ जाएगा। अब कैसे उत्तर आएगा? आप ध्यान से देखो, 4:7 है। तो यहां पर यह कहा है कि ए और बी के द्वारा खरीदे गए फलों की संख्या का अनुपात 4:7 है। इसको आप रहने दो, आप बाद में करना। जबकि फलों को खरीदने के लिए उनके द्वारा खर्च की गई राशि समान है। इसका मतलब क्या हो गया? कि मतलब ए ने जितनी राशि खर्च की उतनी ही राशि बी ने की। मतलब ए बराबर बी, यानी ए के द्वारा खर्च की गई राशि बराबर है बी के द्वारा खर्च
की गई राशि के, ए के द्वारा खर्च की गई राशि बराबर है बी के द्वारा खर्च की गई राशि के। ए के द्वारा खर्च की गई राशि यहाँ कितना, तो यहाँ तो एक आम का दाम है ए रुपया, तो x प्लस 9 आम का दाम कितना, तो यानी ए का इसमें जो है सो मल्टीप्लाई कितना, ए एक्स प्लस 9a, बात खत्म। अब उसके बाद यहां सेब पर ए ने कितना खर्च किया, एक सेब का दाम है बी रुपया, तो वाई सेब का दाम कितना, बी वाई हो गया। यह आपका ए द्वारा खर्च की गई राशि। अब देखो बी द्वारा खर्च की गई जो है सो राशि कितना, एक सेब का दाम है ए रुपया, तो एक्स सेब का दाम ए एक्स। अब यहां पर बी द्वारा खर्च की गई जो है राशि ये, तो बी इंटू इतना, तो ये हो जाएगा बी वाई प्लस 18b। मुझे बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। ए एक्स यहाँ कट गए, उसके बाद यहां पर बी वाई यहाँ कट गए, हो गया, बात खत्म। तो ये हो गया आपका 9a इज इक्वल टू 18b। तो यहां से हमारा निकल के आ गया a अनुपात b बराबर 2:1 आपका उत्तर होगा। a अनुपात b इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 अनुपात, तो यहां पर लिख देता हूं a अनुपात b बराबर 2:1, यही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर आपने देखा 4:7 का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में आके उससे आपका x प्लस वाई का मान आएगा, x प्लस वाई का मान यहाँ रखोगे, तो यहाँ से अगर आप जो है इसको इधर उधर करके ax, हाँ, तो यहाँ से आप जो है x प्लस वाई का मान यहाँ भी रखोगे तो आपका कटेगा ही कटेगा, तो फिर हमें उसकी आवश्यकता ही क्यों है भाई। तो ये आपका आ गया 2:1। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन को समझाने में बहुत मेहनत लगी है, क्या आप इस बात को समझ पाए हो, बोलो हाँ या ना। क्या आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाए हो, किसी पर कोई परेशानी हुई है कि नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई है। आप एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाने की कोशिश की, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है और उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके ये स्क्रीन पे नजर आ रहा हो, कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो बिल्कुल आसान है, ये जो प्रश्न अभी अभी हमने सॉल्व किया है, ये जो है तो IB 18 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें नहीं लगता कि कोई किसी मुश्किल से 1 से 2% स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया हो, क्योंकि एग्जाम में जो है समय की इतनी पाबंदी होती है कि हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते, है ना। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि 300 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 5, 6, 8 से कट जाए, 5, 6 और 8 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले यहां पर देखिए 5, 6 और 8 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी, तो आप कहोगे वह छोटी से छोटी संख्या 120 होगी। 5, 6 और 8 से विभाज्य होने वाली वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आपका उत्तर होगा सर 120। एलसीएम ही तो लेना, एलसीएम। अब यहां पर ये बताओ 120 से कटने वाली पहली संख्या 120, दूसरी आपका कितना 240, तीसरा आपका 360, 480 हो गया, उसके बाद 600 और उसके बाद 720 हो गया। हमें पूछा है 300 से 700 के बीच, तो हमें बताओ 300 700 के बीच तो यही है ना भाई। 120 से कटने वाला 300 से 700 के बीच तो ये नहीं है, तो 720 हो गया। तो यानी कुल कितनी संख्या है, तो कुल यहाँ पे 3 नंबर से कितनी संख्याएं हैं, कुल 3 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी कौन कौन हो जाएगा, 360, 480 और 600 हो जाएगा। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब यहां पर एक चीज मैं समझाता हूं आपको, है ना। अगर किसी भी दो संख्या का मल्टीप्लाई तीसरा अगर नंबर प्राप्त हो जाए, यदि किसी भी दो संख्या का मल्टीप्लाई तीसरा नंबर प्राप्त हो जाए, तो अगर आपसे यहां पर देखो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया, तो जो प्रतिशत चेंज होता है, परसेंटेज चेंज आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% लगेगा। अगर आपसे पूछ दे कि लंबाई में 20% की कमी, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा? भाई परिवर्तन किस में? क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल आपका दो चीज का मल्टीप्लाई, लंबाई और चौड़ाई के मल्टीप्लाई से निकल के आता, तब जाके उन परसेंटेज चेंज इन क्षेत्रफल में परसेंटेज चेंज आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% के सूत्र से निकाला जाएगा। अब यहां पर ध्यान से आप देखिए, अगर वृद्धि हो तो प्लस और अगर कमी हो तो माइनस। अगर यहां पर वृद्धि इंक्रीज हो तो प्लस, डिक्रीज हो तो माइनस आपको लेना होगा। आइए अब यहां पर देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% बढ़ाई और घटाई जाए, मतलब आयत की लंबाई में 10% बढ़ाया, लंबाई में उसने 10% का इंक्रीज किया प्लस, चौड़ाई में 10% का डिक्रीज किया माइनस, घटाया मतलब माइनस, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा? तो यहां पर आप लिखो परसेंटेज चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आपका हमने बताया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100%। तो यहां पर देखो प्लस 10 माइनस 10 प्लस इंटू माइनस माइनस 10 गुने 10 बट्टा 100। अब यहां पर प्रतिशत, प्लस माइनस कट गया, माइनस 100 बट्टा 100% माइनस 1%, माइनस 1% का मतलब हो गया 1% की डिक्रीज होना, 1% की कमी होना। तो परिवर्तन कितने का होगा? तो 1% का परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा? इस सवाल का बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बी आपका इस सवाल का राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब किसी भी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट दे या दो से अधिक का मल्टीप्लाई तीसरा रिजल्ट दे, तो हम प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज, ये हम लगा सकते हैं, सक्सेसिव वाला भी लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग यहां पर जो है देखते हैं। हमें जो है लगता है आप लोग सुस्त हो गए भाई साहब, लाइक और शेयर तो करते रहो। हम लोग यहाँ पर बहुत ही मोस्ट सेशन, रैपिड फायर सेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रैपिड फायर सेशन में हम लोग यहाँ पर मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि सप्ताह में 2 दिन, शनिवार और रविवार, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाला, और सप्ताह के 5 दिन आपका चैप्टर वाइज यहाँ पर चलेगा। आपको रेगुलर यहाँ पे क्लासेस होगी। अब यहाँ पे इस चैनल पे विश्वास करके आप पढ़ सकते हो। अब इस पे विश्वास करके रेगुलर क्लास ले सकते हो। अगर जहां पर कोई दिक्कत होगी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसको देखते हैं। बिल्कुल आसान है, आसान है, बट थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखो।
इसमें यह कह रहा है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12.5 घंटा और 25 घंटे में भर सकते। हो गया। यहां पर है दो पाइप, पहला पाइप ए, दूसरा पाइप बी। अब उसको भरने में समय यानी टाइम, भरने वाला है तो प्लस करो। इसको भरने में लगता है 12.5 घंटा और इसको भरने में लगता है 25 घंटा। दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी, तो 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, 2:1। अगर मैं बात करूं इसकी टोटल कैपेसिटी की तो 25 यूनिट उस टंकी की क्षमता होगी। अब यह 25 यूनिट है, दोनों को भरने में कितना समय जो लगेगा, दोनों को भरने में यानी बोथ को भरने में लगा समय टाइम 25 यूनिट किस क्षमता से, 2 1 3 बराबर 8 3 24, 1/3 को आप मिनट में बदलो तो 8 घंटा 20 मिनट लगेंगे। बोलो हाँ या ना। अगर ए अकेला उस हौज को भरता तो 12.5 घंटा, बी अकेला उस हौज को भरता तो 25 घंटा, दोनों मिलकर उस हौज को भर रहा है तो 8 घंटा 20 मिनट। लेकिन यहां पर अब ये कह रहा है दोनों पाइप को साथ खोले गए। अगर दोनों पाइप को साथ खोले गए तो दोनों को भरने में लगेगा 8 घंटा 20 मिनट। लेकिन ध्यान दो, लेकिन पेंदी में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगा। अब यहां से नया कंसेप्ट बन के आता है। अब यहां पर दोनों को भरने में किसको ए प्लस बी दोनों को भरने में किसके कारण, रिसाव के। इसका मतलब सी माइनस जो रिसाव हो रहा है वो मिला दिया जाए तो भरने में 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगता है, जबकि दोनों को लगा 8 घंटा 20 मिनट। अगर सी भी शामिल हो जाए तो 8 घंटा 20 मिनट में 1 घंटा 40 मिनट और जोड़ दो तो यानी 10 घंटा लगता। अरे बोलो आया ना। जबकि यहां पे बी को 25 घंटा लगता, जबकि यहां पे ए को 12.5 घंटा लगता। ये रहा इसका टाइम। हो गया, बात खत्म। अब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी हमें बताओ, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो इसका एलसीएम आप लोगे तो कितना होगा, 50 होगा। 50 में 12.5 से भाग लगाओ कितना हो जाएगा। अरे बोलो 50 में 12.5 से भाग लगाओ कितना, तो आप बोलोगे सर 4। 50 में 25 से भाग लगाओगे 2, 50 में 10 से भाग लगाओगे 5। ये रहा इसकी क्षमता, ये रहा इस कंडीशन में। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो 2 1 है तो यहां तो भाई इसका वर्क भी इससे दुगुना। तो यहां पर हमें बताओ टोटल कैपेसिटी कितना, 50 यूनिट। अब यहां से मुझे बताओ वह जो रिसाव है उसको उस द्वारा पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा, तो मुझे बताओ। ए और बी दोनों को भरने में लगा कितनी क्षमता, +6, जबकि तीनों आ जाए तो 5। इसका मतलब है सी की क्षमता -1 यूनिट होगी। माइनस इसको यह बतला रहा है कि सी जो पाइप है, सी जो रिसाव वाली मतलब छेद है, वह टंकी को खाली कर रहा। तो हमें यह बताओ रिक्वायर्ड उत्तर 50 किस क्षमता से 1, यानी कितना उसको लगेगा समय, 50 घंटा समय लगेगा। कितना उसको लगेगा, 50 घंटे का समय लगेगा। बताओ कोई दिक्कत। ये सारे के सारे आपको ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सीपीओ 2020 में हुआ था उसका।
बताओ, ये सारे थोड़ा हमने लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे उठाया। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पाए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है 19 नंबर, देख लो, बिल्कुल आसान है भाई। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्या आपके सामने कह रहा है उसको सोचने की कोशिश कीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्या है उसको देखिए। यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 एंड ए बी इज इक्वल टू 9, बोलो है। तो हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपको पता है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता, ए बी का मान पता, ए प्लस बी का मान चाहिए। अब आप ध्यान से ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दूं तो इधर भी 82 प्लस 2ab, भाई दोनों तरफ 2ab मैंने जोड़ा तो ये आपका बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आपका हो गया 82 प्लस 2 इंटू ए बी का मान 9। तो 82 में 18 जोड़ोगे 100, तो यहां से a प्लस बी का मान कितना 10 आपका आ गया। हो गया, बात बन गई 10 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 82 माइनस ए बी का मान यहाँ पे 9। तो ये आपका 10 इंटू 73 यानी 730 इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो है सो नंबर कौन सा, सी इज द राइट। ऑप्शन नंबर सी कौन सा, 770। बोलो हो गया। किसी को कोई परेशानी? अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके पीडीएफ के लिए नीचे आपका यहाँ पर ये मतलब आ रहा है टेलीग्राम चैनल गुप्ता मैथ सर्कल, या यहाँ पे गुप्ता मैथ सर्कल का जो है टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो कितना हो गया आपका 730, आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे हम यहाँ देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखने की कोशिश कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और बनाइए। कराए, स्थिर पानी में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है नाव की चाल को हम लोग मानते हैं x का मान दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी, स्थिर जल में नाव की चाल। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर। जो धारा होती है, करंट होती है, उसकी चाल यहां पर दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात खत्म। अब यहां पर यह करा कितने समय में वह नाव 60 किलोमीटर धारा के विपरीत और इतनी ही दूरी धारा की दिशा में तय करेगा। मतलब ये कह रहा है कि 60 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में और 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में कुल कितना समय लगेगा। तो या तो हमसे पूछा है टी अप यानी टाइम अप स्ट्रीम प्लस में टी डाउन में। तो धारा के विपरीत जाने में जो है समय बराबर होता है क्या, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना, तो ये हो जाएगा 60। किस चाल से जाएगा धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल हो जाएगा x माइनस वाई यानी कि 15 माइनस 5। और धारा के अनुकूल कितना आना है 60 किस चाल से, तो ये 15 प्लस 5। बात खत्म हो गया। टोटल समय तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 3 बराबर 9 घंटा आपके इस सवाल का
उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 घंटा आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो यहां तक हमने 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश की है। मुझे बताओ किसी को कोई परेशानी हुई यहां तक? सारे क्वेश्चन लेटेस्ट अभी अभी जो आपका एग्जाम हुआ है ना, उसका सारे के सारे प्रश्न आपके लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018, 19, 20 में जितने सारे एग्जाम हुए, इवन कि 21 के फरवरी मार्च में जितने सारे एग्जाम हुए हैं, उन सब के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर इसी प्रकार से रेगुलर प्रत्येक शनिवार रविवार को रैपिड फायर सेशन आप कीजिए, आपको मैं इतनी गारंटी देता हूं 15 सेट के बाद आपका मैथ बढ़िया हो जाएगा। जितना चीज मैं यहां पे बताया उसका आप रिवीजन कीजिए, उसका आप प्रैक्टिस कीजिए, 4 से 5 बार उसको बनाइए, इसका एक अपने से हैंड रिटन नोट बना लीजिए और उसके बाद रिवीजन कीजिए। अगर ये काम लगातार 6 महीने तक कर लिए और इस चैनल से पढ़ के, तो मैं इतनी दावा करता हूं कि मैथ्स में आपसे हाथ मिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। आप अपने आप को जो है सो मैथ्स का एक जो है सो वो समझ लगो कि मैथ्स मुझे आती है और अच्छे से मैथ्स आती है। अगर मुझे मैथ्स में कोई सवाल पूछ देगा तो हम आसानी से उसका मैं उत्तर दे सकता हूं। आई होप आप लोग यहां तक इस बात को समझ पाए हैं। इसका उत्तर यहां पर हमने निकाल दिया 9 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अभी तक आप लोगों को जो सेशन अच्छा लगा है ना, तो लाइक शेयर तो करना ही है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ताकि आपको यहां पे जो मैं बताऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए, है ना। इस बात को समझ लीजिए। तो हम लोग चलिए, ये सेशन आपको लगा, कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर 20 प्रश्न में आपने कितने क्वेश्चंस का उत्तर जो है सो दिए हैं, उसका भी नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना प्रश्न इसमें से सॉल्व किए, ताकि आपकी जो मतलब यहाँ पर, ताकि मैं समझ जाओ कि आपकी कमजोरी कहाँ पे है और आपको किस किस सेक्शन में कहाँ पर कमजोरी नजर आई, वह भी आप नीचे कमेंट में लिखिएगा और मुझे बताइए कि मुझे ये चैप्टर में कमी है, तो मैं उस चैप्टर को प्रॉपर आपके सामने लेके आऊँगा, है ना। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते। और हाँ, अंत में ये मैं बता दूं, गुप्ता मैथ सर्कल फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, मैथ्स बाय वीपी गुप्ता फेसबुक पेज है, वहां पे जाके कमेंट कीजिए, वहां पे उसको फॉलो कीजिए और वहां बताइए कि आपको जो भी परेशानी है वहां पे आके एक बार हमें जो है सो बता सकते हैं, कौन से चैप्टर में दिक्कत है वो भी हमें आप बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक जोश, एक उमंग, एक उम्मीद के साथ, एक नए उत्साह के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।